संविधान के हर पन्ने पर है जीत का नक्शा और आप देख रहे हैं द आर्टिकल मैप 395। मैं हूं अर्चना और आपका वेलकम करती हूं अपने चैनल सक्सेस मंच में। कल हमने राज्य की गार्जियन यानी राज्यपाल आर्टिकल 152 से 160 तक को समझा, लेकिन जैसे घर में दादाजी के नाम पे फैसले तो होते हैं, बस असली मैनेजमेंट फादर संभालते हैं, वैसे ही राज्य में असली जो भी पावर होती है वो मुख्यमंत्री के पास होती है। आज हम आर्टिकल 163 से 167 के उस जादुई गलियारे में चलेंगे जहां से आपके राज्य की नीतियां बनती है। तो तैयार हो जाइए पावर गेम को समझने के लिए। कल हमने देखा कि राज्यपाल राज्य का संवैधानिक प्रमुख होता है, लेकिन आज हम जिस सब्जेक्ट पे चर्चा करने वाले हैं वो ये बताता है कि राज्यपाल अपनी मर्जी से नहीं बल्कि टीम की एक सलाह पर काम करता है। उस टीम का कप्तान होता है मुख्यमंत्री यानी कि चीफ मिनिस्टर। मुख्यमंत्री की संवैधानिक स्थिति और महत्व के बारे में बात कर लेते हैं। मैं कलर चेंज कर लूँ जरा पेन का। तो मुख्यमंत्री राज्य सरकार का वास्तविक प्रमुख होता है, राज्य की कार्यकारी शक्तियों का केंद्र बिंदु होता है। संविधान के अनुच्छेद 164 के तहत राज्यपाल द्वारा नियुक्त किया जाता है। राज्य विधानसभा के बहुमत दल का इसे नेता भी कहा जाता है। मुख्यमंत्री मंत्री परिषद का प्रमुख होता है और राज्यपाल का मुख्य सलाहकार होता है। राज्य प्रशासन की समन्वय शक्ति इसी के अंतर्गत ही होती है। लोकतांत्रिक उत्तरदायित्व मुख्यमंत्री और उनकी मंत्रिपरिषद राज्य विधानसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होते हैं। अब हम बात करते हैं आर्टिकल 163 के तहत राज्यपाल को सहायता और सलाह देना, मतलब कि आर्टिकल 163 में यहाँ पर प्रॉपर क्या कहा गया है उसके बारे में बात करते हैं। तो मंत्री परिषद का गठन, मुख्यमंत्री के नेतृत्व में एक मंत्री परिषद होगी जो राज्यपाल को उनके कार्यों के निष्पादन में सहायता करेगी और सलाह देगी। नेक्स्ट यहाँ बात करेंगे हम विवेकाधीन शक्तियों की। तो राज्यपाल अपने विवेक से कार्य कर सकता है उन मामलों में जहां संविधान द्वारा विशेष रूप से प्रावधान किया है, हर एक मामले में नहीं, बस जहां संविधान ने बोला है वहां पर। मंत्रालय परामर्श की गोपनीयता, मंत्रिपरिषद द्वारा राज्यपाल को दी गई सलाह की जांच किसी न्यायालय में नहीं की जा सकती, ये गोपनीय रहती है। अब एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट यहाँ आप नोट कर सकते हैं कि 44 संविधान संशोधन 1978 द्वारा ये अनिवार्य कर दिया गया है कि राज्यपाल मंत्रिपरिषद की सलाह के अनुसार ही कार्य करेगा। मंत्रिपरिषद की संरचना और गठन की प्रक्रिया के बारे में बात करते हैं तो विधानसभा चुनाव के द्वारा होती है, मतलब कि राज्य विधानसभा के चुनाव के बाद बहुमत प्राप्त दल या गठबंधन द्वारा इसका निर्धारण होता है। मुख्यमंत्री की नियुक्ति अगर देखें तो राज्यपाल बहुमत दल के नेता को मुख्यमंत्री नियुक्त करता है। ये सारा जो पॉइंट्स मैं आपको पढ़ा रही हूँ आर्टिकल 163 के अंतर्गत ही आएगा। इसके बाद बात करते हैं मंत्रियों के चयन की। तो मुख्यमंत्री अन्य मंत्रियों के नामों की सिफारिश करता है और राज्यपाल उनको नियुक्त कर देता है। शपथ ग्रहण की बात करें तो सभी मंत्री राज्यपाल के समक्ष और गोपनीयता की शपथ लेते हैं। अब मंत्रिपरिषद के स्तरों की बात करते हैं कि कौन किस किस टाइप के मंत्री होते हैं। तो यहाँ होगा 3 टाइप के मंत्री, कैबिनेट मंत्री, मिनिस्टर ऑफ स्टेट माने कि राज्य मंत्री और डिप्टी मिनिस्टर यानी कि उप मंत्री। आकार सीमा की बात करें तो 91 संविधान संशोधन 2003 के अनुसार मंत्रिपरिषद का आकार विधानसभा की कुल सीटों की संख्या के लगभग 15% से अधिक नहीं हो सकता है। ये भी 91 संविधान संशोधन के अंतर्गत कहा गया है। अब चलिए बात करें आर्टिकल 164 की, मंत्रियों की नियुक्ति और पदावधि। इन आर्टिकल की बात करने से पहले मैं बता दूं कि इनकी पीडीएफ भी आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, एज अ पीपीटी होल ये भी मिल जाएगा, प्लस एक नोट्स के फॉर्म में भी आपको टेलीग्राम चैनल पे ये पूरा जो भी मैंने पढ़ाया है आर्टिकल वो सारा आपको मिल जाएगा। तो इसके लिए टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना बिल्कुल ना भूलें। और भी टॉपिक्स पे वीडियो मेरे चैनल पे हैं तो उसको देखना बिल्कुल ना भूलें। मेंस के रिलेटेड बहुत सारी वीडियोस चैनल पे बनाई गई हैं जो कि मेंस पेपर नंबर 2, 1, 3 और 4 से रिलेटेड हैं, तो उसको भी गो थ्रू करना बिल्कुल ना भूलें। चलिए आगे बढ़ते हैं। नियुक्ति प्रक्रिया की बात करें तो मंत्रियों की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है और वो राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत पद धारण करते हैं। अब बात करें विधायी सदस्यता की।
तो मुख्यमंत्री सहित सभी मंत्री राज्य विधानमंडल के सदस्य होना इन्हें आवश्यक होता है। यदि कोई सदस्य नहीं है तो 6 महीने के भीतर सदस्य बनना ही पड़ेगा। सामूहिक उत्तरदायित्व की बात करते हैं तो विधानसभा के प्रति सारे मंत्री उत्तरदायित्व होते हैं। मंत्रिपरिषद, यह लोकतंत्र का मूल सिद्धांत इसे कहा जाता है। वेतन और भत्ते सब विधानमंडल द्वारा निर्धारित किए जाते हैं। आर्टिकल 164(1)(a) के तहत दल बदल के आधार पर अयोग्य ठहराया गया कोई सदस्य मंत्री नहीं बन सकता। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बन जाता है एमसीक्यू के लिए आप लोगों के। नेक्स्ट, मुख्यमंत्री की शक्तियाँ और जिम्मेदारी की बात करेंगे। तो मंत्रिमंडल का नेतृत्व, ये इनकी शक्तियाँ होती हैं। तो ये बैठकों की अध्यक्षता करते हैं और विभागों के बीच समन्वय स्थापित करते हैं, नीति का निर्धारण करते हैं और उनके क्रियान्वयन की निगरानी भी करते हैं, राज्यपाल से संपर्क करते हैं। मुख्यमंत्री जो होते हैं उनकी शक्तियों की यहाँ बात की जा रही है। मंत्रिपरिषद और राज्यपाल के बीच संपर्क सूत्र का कार्य करते हैं और सभी निर्णयों की जानकारी भी देते हैं। विभाग का आवंटन करना भी इन्हीं का कार्य होता है। इनका पुनर्गठन और प्रशासनिक दक्षता भी सुनिश्चित इन्हीं का कार्य होता है। सरकारी प्रवक्ता, राज्य सरकार के प्रमुख प्रवक्ता के रूप में नीतियों और निर्णयों की घोषणा करना मुख्यमंत्री का मुख्य कार्य होता है। अब बात करेंगे एक और इनके कार्य की, मंत्री परिवर्तन। किसी भी मंत्री को अगर बर्खास्त करना है और इस्तीफा मांगना है, इसकी सिफारिश भी ये राज्यपाल से कर सकते हैं। अब बात करते हैं आर्टिकल 165 की, जिसे राज्य का महाधिवक्ता कहा गया है। नियुक्ति और योग्यता, राज्यपाल राज्य के महाधिवक्ता यानी कि एडवोकेट जनरल की नियुक्ति करता है। उच्च न्यायालय का न्यायाधीश होने की इसे योग्यता होनी चाहिए महाधिवक्ता को। इनके मुख्य कर्तव्य क्या होते हैं? तो राज्य सरकार को विधिक मामलों में सलाह देना, राज्य सरकार की ओर से न्यायालयों में मामलों का प्रतिनिधित्व करना, राज्यपाल द्वारा सौंपे गए विधिक कार्य करना इनका मेन काम होता है। अब इनको क्या क्या विशेषाधिकार मिलते हैं और उनकी सैलरी क्या होती है, इसके बारे में बात करते हैं। तो राज्य विधानमंडल की कार्यवाही में ये लोग भाग ले सकते हैं, किसी भी सदन या समिति में बोल सकते हैं, मतदान का अधिकार होता है इन्हें। अगर इनकी सैलरी की बात करें तो राज्यपाल द्वारा निर्धारित सैलरी मिलती है और राज्यपाल के पश्चात पर्यंत ये पद धारण कर सकते हैं। अब नेक्स्ट आर्टिकल है आर्टिकल 166, राज्य सरकार के कार्यों का संचालन। मतलब कि राज्य सरकार के कार्य कैसे होते हैं इसके बारे में 166 में बताया गया है। तो सारे कार्य राज्यपाल के नाम पर ही होते हैं, जैसे कि लास्ट वीडियो में ही मैंने आपको बताया था। राज्य सरकार के सभी कार्यकारी जो भी कार्य होते हैं राज्यपाल के नाम पर किए जाते हैं और कार्य संचालन जो नियम होता है वो राज्यपाल राज्य के कार्यों के सुविधाजनक संचालन के लिए नियमों को बनाता है। अब बात करेंगे आदेशों का प्रमाणीकरण। राज्यपाल के नाम पर जारी आदेशों को प्रमाणित करने की विधि आर्टिकल 166 में निर्धारित की गई है। कार्य वितरण के नियम, तो राज्यपाल मंत्रियों के बीच कार्य वितरण के नियम बनाता है जिससे प्रशासनिक कार्य सुचारू रूप से चल सके, व्यवस्था सुनिश्चित करता है और प्रत्येक विभाग स्पष्ट रूप से परिभाषित जिम्मेदारी के साथ कार्य करते हैं। तो व्यवहारिक महत्व इसका ये होता है कि यह अनुच्छेद प्रशासनिक दक्षता और जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए संवैधानिक आधार प्रदान करता है। अब लास्ट अनुच्छेद की बात करते हैं 167, जिसमें मुख्यमंत्री की कर्तव्य और राज्यपाल को जानकारी देने को इलेबोरेट करके ढंग से बताया गया है। तो मंत्रिपरिषद के निर्णय की सूचना देता है। मंत्रिपरिषद द्वारा किए गए सभी निर्णय की जानकारी राज्यपाल को देना मुख्यमंत्री का मेन कर्तव्य होता है। विधि प्रस्तावों की जानकारी देना, इसका मतलब होता है कि सभी प्रस्तावों की सूचना राज्यपाल को मुख्यमंत्री प्रदान करता है। मांगी गई जानकारी देना, अगर राज्यपाल कोई भी सूचना राज्य प्रशासन और विधान संबंधी मांगता है तो मुख्यमंत्री का ये कर्तव्य हो जाता है कि उसे वो सूचना प्रोवाइड करवाए। एकल मंत्री निर्णयों का प्रस्तुतिकरण, इसका मतलब है कि यदि किसी मामले में एकल मंत्री द्वारा निर्णय किया गया है तो राज्यपाल की मांग पर उसे मंत्रिपरिषद के समक्ष प्रस्तुत करना भी मुख्यमंत्री का मेन कर्तव्य होता है। अब संवैधानिक महत्व की बात करें तो यह अनुच्छेद जो आर्टिकल 167 है ये सुनिश्चित करता है कि राज्यपाल राज्य प्रशासन के सभी महत्वपूर्ण मामलों से अवगत रहे।
और पारदर्शिता और जवाबदेही। ये प्रावधान संवैधानिक प्रमुख और वास्तविक कार्यकारी के बीच संवाद और पारदर्शिता सुनिश्चित करता है। अब मेंस की आंसर राइटिंग के लिए कुछ यहाँ आपको टॉपिक मिल जाएंगे, तो वो यहाँ से आप लोग देख सकते हैं कि मुख्यमंत्री की भूमिका, चुनौतियाँ और समाधान क्या होता है। मतलब कि चुनौतियाँ क्या है मुख्यमंत्री के लिए और उसका समाधान क्या हो सकता है, इस वाले टॉपिक में हम बात करेंगे। तो चुनौती होती है राजनीतिक गठबंधन, विभिन्न दलों के साथ तालमेल बनाए रखना और सत्ता में स्थिरता सुनिश्चित करना उसकी एक मुख्य चुनौती है। अब इसका एक समाधान देखें तो प्रभावी संवाद होना चाहिए, समावेशी नीतियां होनी चाहिए और पारदर्शी निर्णय प्रक्रिया होनी चाहिए। तो ये शॉर्ट में दिया हुआ है, इसको अगर लॉन्ग प्रोस्पेक्टिव में पढ़ना है तो आप टेलीग्राम चैनल पे जो मैंने पीडीएफ शेयर किया है वहां से पढ़ सकते हैं। एक चुनौती है नौकरशाही समन्वय की, मतलब कि विभिन्न विभागों के बीच समन्वय और नीतियों के प्रभावी कार्य क्रियान्वयन में कठिनाई होती है। अब इसके समाधान के बारे में बात करें तो नियमित समीक्षा बैठकें होनी चाहिए, स्पष्ट लक्ष्य निर्धारण होना चाहिए और प्रदर्शन का मूल्यांकन होना समय समय पर जरूरी है। अब एक चुनौती है वित्तीय संसाधन की, तो सीमित वित्तीय संसाधन के साथ विशेष विकास की जो योजनाएं हैं उन्हें लागू करना एक मुख्य चुनौती है। तो प्राथमिकता आधारित बजट आवंटन इसका एक समाधान हो सकता है। केंद्रीय योजनाओं के उपयोग और निजी निवेश को प्रोत्साहन देना इसका एक चुनौती का समाधान हो सकता है। तो निष्कर्ष के तौर पे हम कह सकते हैं कि मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद अनुच्छेद 163 से 167 के लिए एक मजबूत संवैधानिक ढांचा प्रदान करते हैं। ये प्रावधान राज्य सरकार के सुचारू संचालन, जवाबदेही, लोकतांत्रिक मूल्य को सुनिश्चित करता है। मुख्यमंत्री की सफलता वैधानिक सिद्धांतों का पालन करने के लिए एक प्रभावी नेतृत्व प्रदान करने में निहित है। तो ये पूरे आर्टिकल यहाँ पे कंप्लीट होते हैं। अब इससे रिलेटेड कुछ और फैक्ट्स की हम लोग यहाँ बात कर लेते हैं। कुछ फैक्ट्स इस प्रकार है, संविधान में उप मुख्यमंत्री जैसा कोई भी शब्द नहीं था, मतलब कि डिप्टी सीएम ये केवल एक राजनीतिक पद है। शपथ के समय वे मंत्री के रूप में ही शपथ लेते हैं और बाद में उन्हें डिप्टी सीएम का ऑनर दे दिया जाता है। अब मैं एग्ज़ाम सीक्रेट टिप्स की यहाँ बात करती हूँ। तो सीक्रेट नंबर 1 है, मुख्यमंत्री बनने के लिए व्यक्ति का विधायक होना ज़रूरी नहीं होता, लेकिन 6 महीने के भीतर उसे किसी भी सदन की सदस्यता लेनी ज़रूरी होती है। सामूहिक उत्तरदायित्व की बात करेंगे तो अनुच्छेद 164 के तहत पूरी मंत्रिपरिषद विधानसभा के प्रति जवाबदेह होती है। अगर एक मंत्री के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पास हो गया है तो पूरी सरकार गिर जाती है। सीक्रेट नंबर 3 है, बिहार, मध्य प्रदेश और उड़ीसा जैसे राज्यों में जनजातीय कल्याण मंत्री मतलब कि ट्राइबल वेलफेयर मिनिस्टर का होना बहुत ज़्यादा अनिवार्य हो गया है। तो दोस्तों, आज हमने राज्य की राजनीति के उस इंजन को समझा जो विकास की पटरी पर राज्य को दौड़ाता है। कल डे 11 में हम बात करेंगे उस जगह की जहां मुख्यमंत्री बहस करते हैं और कानून बनाते हैं, यानी राज्य विधानमंडल आर्टिकल 168 से 212 तक। आज का होमवर्क आपको देती हूँ कि कमेंट में बताओ कि भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी और किस राज्य की थी। ये तो आप बहुत अच्छे से जानते होंगे। तो शेयर करें इस सीरीज को अपने एस्पिरेंट दोस्तों के साथ। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग सक्सेस मंच।